गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुरली मीणा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एस्पिरेंट्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इसकी कक्षाओं को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि आपका जो कोर्स है वो तय समय पर पूरा हो सके। और आज हम पोइट्री सेक्शन की सेकंड नंबर की पोएम को ले रहे हैं, क्योंकि दूसरे नंबर की पोएम को हटा दिया गया है। तो ये थर्ड नंबर की पोएम है, ओल्ड किताब है, उस हिसाब से इसका नाम है पोएम का नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि शांत रहें। आज इसके बारे में अपन जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहे। तो ये इसके राइटर है पाब्लो नेरुदा। इस राइटर ने इस पोएम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि अपन शांत रह के दुनिया की हर एक बाधा से मुकाबला कर सकते हैं। अगर अपन एग्रेसिव रहते हैं तो हमारे को उसका विपरीत परिणाम देखने को मिलता है। अपन को शांत रहने के क्या फायदे हैं और किस प्रकार से हम प्रकृति के सामने अच्छे बने रह सकते हैं, उसके बारे में अपन इस पोएम के माध्यम से जानेंगे। कीपिंग क्वाइट अपनी पोएम है और राइटर है पाब्लो नेरूदा। 1904 to 1973 is the pen name of Natalie Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. पाब्लो नेरूदा, जिनका जन्म 1904 से 1973 में, मृत्यु हुई 1904 में जन्म हुआ, इज द पेन नेम, ये उपनाम है या पेन नेम जिसको बोलते हैं निकनेम, उपनाम है ऑफ नटाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। नटाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो का उपनाम है पाब्लो नेरूदा। हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पेरल इन चिली, जिनका जन्म हुआ था पेरल कस्बे के अंदर जो चिली में स्थित है। ठीक है। Neruda's poems are full of easily understood images whose which make them no less beautiful. Neruda's poems, नेरुदा की जो कविताएं हैं, आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस, उनको आसानी से समझे जा सकने वाले चित्रों के माध्यम से बताया गया है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिनसे उनकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। क्योंकि जिस चीज को अपन जितनी आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे वो उतनी ही सुंदर अपन को नजर आएगी, उसको उतने ही बेहतर तरीके से अपन समझ पाएंगे। तो आसानी से समझने की उसकी क्वालिटी की वजह से उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ा है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उनको साहित्य के क्षेत्र में 1971 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेरुदा बात करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से आत्मचिंतन करने की। अपन शांत रहकर किस प्रकार से आत्मचिंतन कर सकते हैं, यानी कि खुद के बारे में शांत रहकर कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और एक एहसास पैदा करने का प्रयास किया है ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी परस्पर समझ, पारस्परिक समझ, अमंग ह्यूमन बींग्स, मानवीय संबंधों के बीच में। तो मनुष्य के बीच में जो पारस्परिक संबंध होती है और स्वयं को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से समझने का जो प्रयास है, आत्मचिंतन है, उसके बारे में इस कविता के माध्यम से कवि पाब्लो नेरुदा ने बताने का अपन को प्रयास किया है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। पाब्लो नेरुदा 1904 to 1973 is the pen name of Natalie Ricardo Reyes Basalto, was born in the town of Parral in Chile. पाब्लो नेरुदा 1904 में जन्म, 1973 में मृत्यु, इज द नेम ऑफ पेन नेम ऑफ नटाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो। ये नटाली रिकार्डो रेस बेसाल्टो का उपनाम है या पेन नेम है। वॉज बोर्न इन द टाउन, जिनका जन्म एक कस्बे के अंदर हुआ था, ऑफ पेरल, पेरल कस्बे के अंदर, इन चिली, जो चिली के अंदर स्थित है। नेरुदास पोएम आर फुल ऑफ इजीली अंडरस्टूड इमेजेस। नेरुदा की जो कविताएं हैं उनको आसानी से समझे जा सकने वाले चित्रों के माध्यम से उसने बताने का प्रयास किया है। विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, जिसकी वजह से उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं आती है। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. उनको 1971 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन दिस पोएम, इस कविता के अंदर, नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। नेरुदा शांतिपूर्ण तरीके से आत्मचिंतन करने की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग, और एक एहसास पैदा करने की कोशिश करते हैं ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, पारस्परिक समझ का, अमंग ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों को बीच में, या मनुष्य की पारस्परिक समझ को विकसित करने का एहसास वो पैदा करने की कोशिश कविता के माध्यम से करते हैं।
अब चलते हैं हम अपन अपनी कविता की तरफ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ अब वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब स्थिर रहेंगे। यहाँ 12 तक गिनने का तात्पर्य है कि एक दिन के 12 घंटे होते हैं, होते 24 घंटे, लेकिन घड़ी के कांटे 12 तक ही मिलते रहते हैं। तो जब तक 12 घंटे चलते रहते हैं उस स्थिति तक, या ऐसा समझ सकते हैं कि मैं 12 तक गिनती बोलूंगा, वहां तक हम सब क्या रहेंगे, शांत और स्थिर रहेंगे। तो 12 तक गिनने का मतलब ये है कि अगर अपन 12 तक अपने आप को शांत रख पाए, तो अपन निश्चित रूप से अपने आप को शांत रखने की कोशिश करने वाले एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। क्योंकि अभी की वर्तमान की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उसमें कोई व्यक्ति 12 सेकंड तक अपने आप को एक ही अवस्था में रखना पसंद नहीं करता। इसलिए कवि चाहता है कि अपन सब 12 तक गिनेंगे और वहां तक अपन एक दूसरे मतलब बिल्कुल स्थिर बने रहेंगे। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पृथ्वी के धरातल पर, लेट्स नो स्पीक, लेट्स नॉट स्पीक, कोई बातचीत नहीं करेगा, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के। फॉर वंस, एक बार के लिए, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस धरती के धरातल के ऊपर स्थित प्रत्येक प्राणी मात्र, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेगा। मतलब उसके कहने का तात्पर्य है कि 12 तक जब तक मैं गिनूंगा, उस वक्त तक इस धरती के पर विद्यमान समस्त चराचर किसी भी भाषा में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और एक क्षण मात्र के लिए रोकेंगे अपने आप को। एंड डू नॉट मूव और आर्म्स सो मच, और हमारी भुजाओं को भी अपन और ज्यादा नहीं हिलाएंगे। अपन जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रुकेंगे, और एक क्षण के लिए तो अपनी भुजाओं को भी अपन नहीं हिलाएंगे। और धरती के धरातल पर मौजूद समस्त प्राणी मात्र किसी भी भाषा में कोई बातचीत नहीं करेगा। और ये गिनती कब तक करनी है अपन को, ये प्रक्रिया कब तक दोहरानी है, 12 तक गिनने तक ये प्रक्रिया चलेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये जो क्षण होगा जिस वक्त अपने आप को रोकेंगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक विलक्षण, ये अनोखा क्षण होगा, विदाउट रस, जिसमें किसी प्रकार की भाग दौड़ नहीं होगी, क्योंकि सभी स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, किसी प्रकार की भाग दौड़ नहीं रहेगी। तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो एक बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। होने या इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, ये जो क्षण होगा ये एक अनोखा और बिना भाग दौड़ वाला क्षण होगा। विदाउट इंजिन, जिसमें किसी प्रकार के इंजनों का स्वर सुनाई नहीं देगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और हम सभी एक साथ रहेंगे और एक अनोखे अजीबो गरीब स्थिति के अंदर अपने आप को पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर वर्तमान की भाग दौड़ भरी जिंदगी नहीं रहेगी, किसी प्रकार के इंजनों की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी। और ये जो क्षण होगा वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। इस लाइंस को दोबारा देखता हूं मैं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, ये एक अनोखा क्षण होगा, विलक्षण क्षण होगा। विदाउट रस, जिसमें किसी प्रकार की कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजिन, और किसी प्रकार के इंजनों का स्वर भी नहीं होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब बिल्कुल साथ रहेंगे। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, और एक अजीब प्रकार का अजीबोगरीबपन अपन को महसूस होगा, क्योंकि उस वक्त अपन ऐसे क्षण में रहेंगे जहां पर किसी प्रकार की भाग दौड़ और किसी प्रकार का स्वर में सुनाई देगा नहीं देगा। ये स्थिति कितनी देर के लिए रखनी है, जब तक हम 12 तक गिनेंगे, और तब तक सभी लोग स्थिर रहेंगे, वहां तक ये स्थिति अपन को रखनी है। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन मतलब मछुआरा, इन द कोल्ड सी, ठंडे समुद्रों के अंदर, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वेल्स कर दो, वेल मछली। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे जो ठंडे समुद्रों के अंदर है, वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को किसी प्रकार का, वेल मछली को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, और वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, द मैन गैदरिंग सॉल्ट, व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घाव भरे हाथों की तरफ उस वक्त देखेंगे, अपने जख्मों की तरफ वो देखेंगे, क्योंकि नमक से जख्म बन जाते हैं हाथों के ऊपर, तो वो अपनी चमड़ी की तरफ देखेंगे, अपने हाथों की बुरी स्थिति की तरफ देखेंगे। और ये स्थिति कब रहेगी, जब अपन उस क्षण के लिए अपने आप को रोकेंगे, जब अपन कोई काम नहीं करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मछुआरे जो ठंडे समुद्र के अंदर है,
वुड नॉट हार्म वेल्स, वो मछलियों को, वेल मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे, उनको नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, और आदमी जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घाव भरे हाथों की तरफ देखते हुए नजर आएंगे, और ये एहसास होगा उस अनोखे क्षण के अंदर अपन को महसूस करने को। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वे व्यक्ति जो हरित युद्ध तैयार करते हैं। ग्रीन वॉर्स मतलब हरित युद्ध। हरित युद्ध का मतलब होता है बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ा जाने वाला बातों का युद्ध। इसको अपन शीत युद्ध भी नाम दे सकते हैं। वॉर्स विद गैस, और जो युद्ध गैस की मदद से लड़ा जाता है, आग्नेय आग्नेय अस्त्रों की मदद से लड़ा जाता है। वार विद फायर्स, और अग्नि की मदद से लड़ा जाने वाला युद्ध। इस प्रकार की दुनिया है अभी, जिसके अंदर ग्रीन वॉर्स भी हो रहा है, गैसों से लड़े जाने वाले युद्ध भी हो रहे हैं, और आग से लड़े जाने वाले युद्ध भी हो रही है। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इन युद्धों से अपन जीत तो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचता है। तो कवि ये चाहता है कि अपन इस प्रकार की दुखद स्थितियों से अपने आप को बाहर निकालें। ग्रीन वार, वार विद गैस, वार विद फायर, इनसे दूर रहे, क्योंकि इनसे जीत ही मिल सकती है, लेकिन कोई बचता नहीं, यानी कि सब के सब खत्म हो जाते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, अब ये सब क्या करें, थोड़े समय के लिए साफ सुथरे कपड़े पहन ले। जो भी ये लड़ाइयां लड़ रहे हैं, ग्रीन वॉर, वार विद गैस और फायर वाले, ये सब कुछ देर के लिए साफ सुथरे कपड़े पहन ले। एंड वॉक अबाउट दियर विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ, बंधुओं के साथ वो थोड़ी देर साथ साथ चले। इन द शेड डूइंग नथिंग, और ये सब छाया के अंदर रहे, डूइंग नथिंग, और कुछ भी नहीं करे। एक बार वापस देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वह व्यक्ति जो ग्रीन युद्ध को तैयार करते हैं, अ, हरित युद्ध को तैयार करते हैं। वॉर्स विद गैस, गैसों से लड़े जाने वाले युद्ध लड़ते हैं। वॉर्स विद फायर, आग से लड़े जाने वाले युद्धों को लड़ते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, इनमें जीत तो मिलती है, लेकिन कोई भी जिंदा नहीं बचता है। वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, उनको साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। एंड वॉक विद डियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ उनको चलना चाहिए। इन द शेड, छाया के अंदर, डूइंग नथिंग, और उनको कुछ भी नहीं करना है। ये स्थिति रखनी है कुछ वक्त के लिए, उस क्षण के लिए, जब अपन अपने आप को शांत रखने का प्रयास करेंगे, ताकि अपने मानसिक स्तर में शांति का वास हो और अपन सही तरीके से कार्य कर सके। अगले पैसेज पे चलते हैं। What I want should not be confused with total inactivity. What I want, जैसा कि मैं चाहता हूं, should not be confused, उसको लेकर आपको confused नहीं होना है with total inactivity, कि मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो जाओ। कभी ये कहना चाह रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप अपने आप को पूर्ण निष्क्रियता की स्थिति में महसूस करें, क्योंकि ऐसा करने से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। What I want should not be confused, जैसा मैं चाहता हूं उसको लेकर आप कंफ्यूज नहीं हो, भ्रमित ना हो विद टोटल इनएक्टिविटी, और उसको आप ऐसा नहीं समझे कि मैं आपसे पूर्ण रूप से निष्क्रियता चाहता हूँ। निष्क्रियता की स्थिति के लिए नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं कि आपको कुछ वक्त के लिए अपने आप को शांतिपूर्ण स्थिति में रखना है, निष्क्रिय नहीं करना है। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, क्योंकि जिंदगी वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। असली जिंदगी कौन सी है, जिसमें अपन शांत मन से कोई कार्य करें और अच्छी सोच के साथ आगे बढ़े, ये सबसे अच्छी जिंदगी का लक्षण माना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। टोटल इनएक्टिविटी का मतलब आदमी समझ लेता है कि पूर्ण रूप से निष्क्रियता तो मृत्यु पर आती है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मतलब मेरी बात को करने का मतलब ये नहीं समझा जाए कि मैं मृत्यु चाहता हूँ, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब, क्योंकि मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने आप को एकाग्रचित नहीं कर सकते। सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एकाग्रचित। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने आप को इतना सा भी एकाग्रचित नहीं कर सकते अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग, कि अपनी जिंदगी जो चलायमान रही है उसको अपन स्थिर कर सके, उसको चलायमान बनाए रख सके, ऐसा अपन अगर सिंगल माइंडेड नहीं बन सकते तो अपन कुछ नहीं करेंगे। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और इस बार अपन कुछ भी नहीं करेंगे। परहैप्स यूज साइलेंस, और शायद ये सबसे महान साइलेंस होगा, बहुत विस्तृत साइलेंस होगा, जिसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी हलचल अपने अंदर नहीं रहेगी, अपनी जिंदगी में कोई भी हलचल महसूस अपन नहीं करेंगे। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये शायद उस दुखद स्थिति को बाधित कर सकता है।
अब दुखद स्थिति क्या है जिसको ये बाधित कर सकता है? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, वो स्थिति जिसको अपन अपने आप के लिए कभी भी समझ नहीं पाते। एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स डेथ, और अपन हमेशा ही मृत्यु के भय की स्थिति के अंदर जीते रहते हैं और इस स्थिति को अपन कभी समझ नहीं पाते। अपन को हमेशा इस बात का भय रहता है कि अपन जल्दी ही चल बसेंगे, और ये दुखद स्थिति अपने अंदर हमेशा बनी रहती है। और कभी ये चाहता है कि मैं यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी का मतलब ये नहीं समझो आप कि मैं मृत्यु को चाहता हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने आप को इतना एकाग्रचित कर लें कि अपन अपनी जिंदगी में कोई भी हलचल महसूस नहीं करें और बहुत विस्तृत क्षण के लिए स्मूथ साइलेंस महसूस करें। तो उससे क्या होगा, हमारा जो दुख है, हमारी जो बाधाएं हैं, वो सारी कुछ वक्त के लिए हमसे दूर हो जाएंगी। एक बार वापस देखते हैं। व्हाट आई शुड नॉट बी कंफ्यूज, जैसा कि मैं चाहता हूं उसको लेकर आप भ्रमित नहीं हो विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं पूर्ण रूप से निष्क्रियता चाहता हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिंदगी वही है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मुझे मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। इफ यू वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने आप को इतना सा भी एकाग्रचित नहीं कर सकते अबाउट कीपिंग और लाइफ मूविंग, अपनी जिंदगी को चलायमान रखने के बारे में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार के लिए जब अपन कुछ नहीं करेंगे, परहैप्स यूज साइलेंस, तो शायद ये सबसे महानतम क्षण होगा अपनी जिंदगी का, जब अपन कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी में कोई हलचल नहीं रहेगी। माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, और शायद ये उस दुख को बाधित कर सकता है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवरसेल्व्स, जिसमें अपन अपने आप को कभी समझना ही नहीं चाहते, एंड ऑफ अ थ्रेटनिंग अवरसेल्व्स विद डेथ, और अपने आप को हम इस भ्रम के साथ जीते रहते हैं कि अपन मरने वाले हैं। इस बात की धमकी के साथ हम अपने आप के साथ जीते रहते हैं। वो थोड़ी देर के लिए वो दुख क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पैसेज पर। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें पढ़ाना चाहती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, कि जब सब कुछ मृत नजर आता है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जाकर जीवित हो जाता है। अभी ऐसा कैसे होगा? अगर इसी लाइन को क्वेश्चन में देगा तो इसका मतलब अपन को क्या समझना चाहिए, इसका भावार्थ समझना चाहिए। पर शायद द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी में पढ़ाना चाह रही है, सिखाना चाह रही है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज अपन को मृत नजर आती है, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, वो बाद में जाकर जीवित हो जाती है। इसको मैं एक उदाहरण से बताता हूँ कि जैसे कोई वृक्ष होता है तो उसका फल होता है, फल वृक्ष से जब अलग होकर गिरता है नीचे, तो अपन उसको क्या समझ लेते हैं, उसको मृत समझ लेते हैं। लेकिन वही फल कुछ समय गिरा रहने के बाद में प्रकृति के अंदर मिल जाता है, और प्रकृति से जल, हवा और सूर्य का प्रकाश मिलने के बाद में वापस से अंकुरित होकर एक नया पेड़ बन जाता है। तो यही स्थिति जीवन के संबंध में होती है, जिसको अपन आत्मा और परमात्मा वाला सिस्टम समझते हैं, कि शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं मरती है। इसी प्रकार से वो चीज वापस पुनर्जीवित हो जाती है, और यही कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाह रहा है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं फिर से 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब बिल्कुल शांत रहेंगे और मैं यहां से चला जाऊंगा। ये अपनी कविता है, इसको अपन ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब मैं इसके क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं आपको, इससे किस प्रकार के संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं जो अपन को परीक्षा में सोल्व करने होंगे। अब देखते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि हमको व्हाई डज द पोइट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि ऐसा क्यों चाहता है कि हम बिल्कुल शांत रहें। इसका आंसर है द पोइट वांट्स अस, कवि चाहता है हमारे साथ, टू बी क्वाइट, कि हम शांत रहे, सो दैट, ताकि, वी मे फील, ताकि हम महसूस कर सकें, द जॉय ऑफ दीज एक्सोटिक मोमेंट, इन विलक्षण क्षणों के इस आनंद को, एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ अवर फेलो मैन, और हमारे साथी व्यक्तियों की जो संगति है उसका आनंद अपन ले सके। इसलिए कवि चाहता है कि अपन बिल्कुल शांत और स्थिर रहे। एक बार वापस क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई डज द पोइट वांट अस टू कीप क्वाइट, कवि ऐसा क्यों चाहता है कि हम बिल्कुल शांत और स्थिर रहें। इसका आंसर है द पोइट वांट्स अस, कवि चाहता है क्योंकि, टू बी क्वाइट, सो, हम बिल्कुल शांत रहे, दैट, ताकि, वी मे फील, ताकि हम महसूस कर सके, द जॉय ऑफ दीज एक्सोटिक मोमेंट, इन क्षणों के विलक्षण क्षणों के आनंद को, एंड एंजॉय द कंपनी ऑफ अवर फेलो मैन, और अपने साथ के जो व्यक्ति है उनके संगति को, उनके साथ का आनंद अपन महसूस कर सके, ऐसा कवि इसलिए चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, पृथ्वी हमें क्या संदेश
देना चाहती है, क्या पाठ पढ़ाना चाहती है? द अर्थ टीचेज अस, पृथ्वी में पढ़ाना चाहती है दैट इनएक्टिविटी एंड साइलेंस डू नॉट मीन डेथ, कि जो निष्क्रियता है और साइलेंस है उसका मतलब मृत्यु नहीं है। इट इनेबल्स रेजुविनेशन, ये हमें कायाकल्प के योग्य बनाती है। रेजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प। एंड इंट्रोस्पेक्शन, और आत्मचिंतन के योग्य बनाती है। विच आर नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, विच आर नेसेसरी, जो आवश्यक है, फॉर द कंटिन्यूएशन, लगातार या क्रमिक रूप से चलाने के लिए, ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जिंदगी। वापस देखते हैं एक बार क्वेश्चन को। व्हाट लेसन कैन द अर्थ गिव अस, पृथ्वी हमें क्या पाठ पढ़ाना चाहती है? द अर्थ टीचेज अस, पृथ्वी हमें बताना चाहती है द इनएक्टिविटी एंड साइलेंस डू नॉट मीन डेथ, कि निष्क्रियता और शांत रहने का मतलब या साइलेंट रहने का मतलब मृत्यु नहीं है। इट इनेबल्स रिजुविनेशन, ये हमें योग्य बनाता है, रिजुविनेशन का मतलब पुनर्कायाकल्प करने के, एंड इंट्रोस्पेक्शन, और आत्मचिंतन करने के, क्योंकि जब अपन शांत रहेंगे तभी अपन अपने आप को वापस बिल्डअप कर सकते हैं और अपने आप को आत्मचिंतन कर सकते हैं। विच आर नेसेसरी, जो आवश्यक है, फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ मीनिंगफुल लाइफ, एक अर्थपूर्ण जिंदगी की लगातार चलायमान रखने के लिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोइट, ये वर्ड पूरा नहीं लिखने में है, अकॉर्डिंग टू द पोइट। व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार हमारे दुख का क्या कारण है? इन द पोइट, इन द पोइट्स व्यू, कवि के नजरिए से, द कॉज ऑफ आवर सैडनेस, हमारे दुखों का जो कारण है, इज अवर एंडलेस परस्यूट ऑफ कंफर्टेबल एंड वेल्थ, इज अवर एंडलेस परस्यूट, हमारी अंतविहीन इच्छाएं, लालसा है, ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट, आनंद के साथ जीने की, एंड वेल्थ, और धन कमाने की। ये ऐसी इच्छा है जिनका आदमी की जिंदगी में कभी अंत नहीं होता है। दिस मेक्स अस अनेबल, और इसी की वजह से हम अयोग्य हो जाते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के, एंड द ग्रेट मीनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन का जो सबसे उत्तम अर्थ होता है उसको भी अपन लोग समझ नहीं पाते। किस वजह से? क्योंकि हमारी इच्छाएं इतनी ज्यादा बलवती होती है और हम उसी को लेकर हमेशा चलायमान रहते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर अपन क्या है, हमेशा दुखी रहते हैं। एक बार वापस देखते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ आवर सैडनेस अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार हमारे दुखों का क्या कारण है? इन द पोइट्स व्यू, कवि के दृष्टिकोण में, द कॉज ऑफ आवर सैडनेस, हमारे दुखों का जो कारण है, इज अवर एंडलेस परस्यूट ऑफ कंफर्टेबल, कंफर्ट एंड वेल्थ, इज अवर एंडलेस परस्यूट, वो हमारी अंतहीन इच्छाएं हैं, ऑफ कंफर्ट एंड वेल्थ, आरामपूर्ण जिंदगी की और धन कमाने की। दिस मेक्स अस अनेबल, और इसी की वजह से हम अयोग्य हो जाते हैं, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, अपने आप को समझने के, एंड द ग्रेटर मीनिंग ऑफ लाइफ, और जीवन के सबसे अच्छे मतलब को समझने के लिए हम अयोग्य हो जाते हैं। अब चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। व्हाई डज द पोइट अपोज द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल माइंड, व्हाई डज द पोइट अपोज द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल माइंड, कभी अपने आप को सिंगल माइंडेड बनाए रखने के लिए क्यों बाध्य कर रहा है, क्यों बोल रहा है? इफ वी ऑलवेज फोकस आवर माइंड, इसका आंसर है इफ वी ऑलवेज फोकस आवर माइंड इन परस्यूट ऑफ आवर एंडलेस डिजायर, यदि हम हमेशा ही अपने दिमाग को अंतविहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगाए रखेंगे, वी कैन नेवर हैव पीस, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, एंड हैप्पीनेस, और कभी भी खुशी नहीं मिलेगी, एंड आवर लाइफ विल बिकम अ बर्डन, और हमारी जिंदगी एक भार बनकर रह जाएगी। व्हाई डज द पोइट अपोज द स्टेट ऑफ बीइंग सिंगल माइंड, कवि उस स्थिति का विरोध क्यों कर रहा है, अपोज का मतलब विरोध क्यों कर रहा है, स्टेट ऑफ सिंगल माइंडेड, जिसमें अपन एकाग्रचित होते रहे, ऐसा इसका विरोध क्यों नहीं, क्यों कर रहा है वो? इफ वी ऑलवेज फोकस, यदि हम हमेशा फोकस करेंगे, आवर माइंड, हमारे दिमाग को, इन परस्यूट ऑफ आवर एंडलेस डिजायर, हमारी अंतविहीन इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिमाग को फोकस करेंगे, वी कैन नेवर हैव पीस, तो हमें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, एंड हैप्पीनेस, और कभी खुशी नहीं मिलेगी, एंड आवर लाइफ विल बिकम अ बर्डन, और हमारी जिंदगी एक भार बनकर रह जाएगी। इस प्रकार से हमने आज की क्लास के अंदर इस कविता को बहुत अच्छे तरीके से
स्मूथली समझने का प्रयास किया है और इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चन के बाद मैं नहीं मानता कि कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो इनके बेस पर आप उस किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी के साथ दे सकते हैं। आज की क्लास के लिए आप सभी को ने जो सुना उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।